मेक इन इंडिया प्रोग्राम या भारत में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजिकल और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट न्यूज अभी आई है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशिया की एक एजेंसी के साथ में मिलकर के हमारे भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के बारे में, जो भी हमारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, स्मॉल पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, उसकी दिशा में कदम बढ़ाया है। ये जो है वो MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही साइन हुआ है। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसे ग्राउंड पर आएगा उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। क्या जो है इससे हो सकता है भारत की इकोनॉमी के लिए। भारत फाइटर जेट्स तो बनाता है, पैसेंजर जेट बनाने से क्या फायदा होगा, इसका फायदा उड़ान स्कीम के द्वारा जो है रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कैसे हो सकता है। ये प्रकार के क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ ये भी पूछा जा सकता है कि पुराना जब हमने 1980s के दशक में एवरो प्रोजेक्ट को बंद किया था तो वो क्यों बंद करना पड़ा था और वो प्रोजेक्ट जो है वो क्या था। ये सब आपको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि जब हमारी कंट्री में हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देते हैं, तो हम हमारी कंट्री की इकोनॉमी में नंबर 1 सेल्फ रिलायंस को जो है वो प्रमोट करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है सेल्फ रिलायंस। जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, हमारी कंट्री को ग्लोबल सप्लाई चेन के शॉक से हम जो है इंसुलेट कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो गुण आता वो है सेल्फ रिलायंस। अब ये सेल्फ रिलायंस जो है दो तरीके से काम करता है। पहला, आप अपने प्रोडक्ट को खुद जो है बनाएं, तो खुद की आवश्यकताएं खुद पूरी करें। दूसरा, वर्ल्ड ओवर भी जो आपने प्रोडक्ट बनाए हैं उनको आप सेल करें, तथा सेल करने के बाद में जो भी आपको पैसा मिलता है उससे और ज्यादा आप टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ करें। उस जिस देश को आपने बेचा है उसकी आपके ऊपर जो निर्भरता है उसको बढ़ाया जाए। एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए, आज जिस हिसाब से यूएस और चाइना के बीच में जो रिलेशंस हैं, चाइना और यूएस, अगर यूएस नहीं भी चाहे ना तो भी या चाह करके भी चाइना को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि चाइना उसकी ग्लोबल सप्लाई चेन में तथा खुद की सप्लाई चेन में इतना इंटरमिंगल हो गया है जो यूएस चाह करके भी जो है उसको दूर नहीं कर सकता। उसकी डिपेंडेंस उसके ऊपर रहती है। भारत और अगर फ्रांस के बारे में बात करें, हालांकि मैत्रीपूर्वक रिलेशन है, लेकिन फिर भी जो डिफेंस सप्लाईज हमारी फ्रांस से आती हैं, ये भी हमारे दोनों देशों के रिलेशंस को स्ट्रेटेजिक डायमेंशन प्रोवाइड करती हैं, यानी निर्भरता भारत की उसके ऊपर हो जाती है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हैं तो सबसे बड़ा आप कहें कि सर सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करेगा, जहां पर हमारी चीजों को हम खुद मैन्युफैक्चर करें तथा दूसरे कंट्रीज को भी हम बेच पाएं। तो सबसे बड़ा तो ये है। दूसरा, आप बताएं कि जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं हमारी कंट्री में तो हम टेक्नोलॉजिकल प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ कैसे होगी? हम डिफरेंट डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उसके लिए जो है डेवलप करेंगे। उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के हम आईपीआर राइट्स लेंगे तथा उनको जब या तो सेल करेंगे या किसी को जो है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में काम करेंगे, तो हमारी कंट्रीज की इकोनॉमी की, हमारी कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनकी हालत में सुधार होगा। देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक इकोसिस्टम तैयार होगा, जहां पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या मैनेजमेंट, जितने भी ये सब्जेक्ट हैं उनमें एनरोलमेंट देश के बढ़ेंगे। तो जब ये ग्राउंड लेवल से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इकोसिस्टम तैयार होगा तो देश की जो जड़ें हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगी और साइंटिफिक टेम्पर ऑफ माइंडसेट जो है लोगों का डेवलप होगा, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी है। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट की, तो जब भी आप अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक आपके यहां पर उत्पादन हो रहा है। जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसको आप प्रीमियमली भी चार्ज कर सकते हैं। जब आप उसको प्रीमियमली चार्ज करते हैं तो आप जो है हाई पेइंग जॉब्स अपनी कंट्री की इकोनॉमी में पैदा करते हैं। और जब हाई पेइंग इकोनॉमी यानी क्वालिटी जॉब्स आप पैदा करते हैं तो उसके इर्द गिर्द जब एक कंपनीज मतलब जो है अपना मार्केट फैलाती हैं पूरे भारत में, अपनी प्रेजेंस बढ़ाती हैं, तो उनके साथ में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज भी जो हैं या एंटरप्राइजेज, उनका भी प्रोलिफरेशन होता है। भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर में
इन एमएसएमई इकोनॉमीज जो कंपनीज हैं उनका योगदान करीबन 45% है। तो जब हम इस इकोसिस्टम को बढ़ाएंगे, हम जो है हमारी कंट्री के प्रोडक्शन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हिस्सा दे पाएंगे। तो दूसरा बड़ा जो है रीजन ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग या हमारे जो कंट्री का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तीसरा, हम मैन्युफैक्चरिंग को इसलिए भी बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि हम जो हैं वो प्रोडक्ट कंट्री बनना चाहते हैं। हमने सर्विसेज सेक्टर में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में प्रदर्शन करते हुए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को इंटीग्रेट करके ग्लोबली जो है हम अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश कर पाएं, उसके ऊपर हमारा जोर है। तो तीसरा, हमारे लिए प्रोडक्ट बनाना या प्रोडक्ट कंट्री के तौर पर एस्टेब्लिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2047 तक हमारा जो डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का टारगेट है उसको जो है रियलाइज कर पाएगा। चौथा, आप ये कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो भी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहते हैं तथा एग्रीकल्चर पर उनकी सेमी स्किल्ड या फिर लो स्किल्ड जॉब होने की वजह से अब उन लोगों को हम सर्विसेज पर तो शिफ्ट कर नहीं सकते। हम उनको शिफ्ट करेंगे कहां? मैन्युफैक्चरिंग पे ही कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर रिलेटिवली जो है स्किल कम चाहिए होती है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे तभी इस जनता जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, वहां पर जो है वो एक काम के लिए 5 लोग अवेलेबल हैं, उनको बाहर निकाल करके जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उससे हम दूर जाएं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए हैं। उन प्रयासों में चाहे हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हो, तथा अन्य माध्यम से चाहे वो डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ही क्यों ना हो, चाहे वो जो वर्ल्ड से एक्सपोर्ट होकर के प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आते हैं उनके ऊपर इंपोर्ट टैक्सेस की बढ़ाना हो, ये सब हमने किया है। और इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा कर देने के लिए हमारी कई सारी एंटरप्राइजेज जो हैं वो जॉइंटली प्रोडक्ट भी बनाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। और इसी जॉइंट प्रोडक्शन में अब एक नया स्टेप के तौर पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रशिया की कंपनी से मिलकर के जो वहां पर स्मॉल पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं या नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट हैं, उनको जो है बनाने के ऊपर एमओयू साइन किया है। अब ये जब देश में बनाए जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो एयरक्राफ्ट हैं, पहली बात जो भी बनाने के ऊपर बात कही जा रही है, पहली बात तो ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स हैं। पैसेंजर एयरक्राफ्ट से तात्पर्य ये है कि ये जो है पैसेंजर्स को ढोने में इस्तेमाल किए जाएंगे। अब पैसेंजर को ढोने में तथा भारत के अगर बात करूं, इस समय भारत मिलिट्री के एयरक्राफ्ट तो बनाता है। मिलिट्री के एयरक्राफ्ट जैसे हिसाब से चाहे तेजस का नाम लें, चाहे इस समय हमने जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाने के बारे में बात कही है, उसके भी बारे में भारत जो है वो एक तरह से धीरे धीरे सेल्फ रिलायंस हासिल कर रहा है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज के अलावा अभी भी बहुत सारे कंट्री ऐसा नहीं है जो कि इस लिस्ट में है जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाते हो। चाइना ने भी जो है ये कोशिश की थी, लेकिन चाइनीज जो उसमें मतलब उन्होंने सारा तो बना लिया, लेकिन जो उसमें इंजन यूज होते थे उसके लिए भी उनको वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता था। सेम काम रशिया का भी है, उनको एवियोनिक्स के लिए, उनको जो अन्य कामों के लिए जो है वेस्टर्न या फिर अन्य पावर्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट के मामले में चाइना या रशिया आगे हैं। केवल 2 ही कंपनीज ऐसी हैं, एयरबस या बोइंग, जो कि ज्यादातर पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती हैं। तो जब ये एयरक्राफ्ट बनाती हैं तो सबसे पहले चूंकि इन कंपनीज के पास में इतनी बड़ी ऑर्डर साइज होती है पूरे वर्ल्ड से कि ये जो डिलीवरीज होती है ना इन पैसेंजर एयरक्राफ्ट की, वो डिलीवरीज कई बार डिले हो जाती हैं। वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट कॉस्टली आते हैं, वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर हमारे पास आते हैं। आपको पता होगा इंडिगो तथा इंडिया जो एयर इंडिया है, उन्होंने भारत में रिकॉर्ड मात्रा में ये प्लेन खरीदने का जो है वो ऑर्डर दिया हुआ है। वो भी जो है इंपॉर्टेंट हमारे लिए समझना इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा जो एविएशन मार्केट है, यह एविएशन मार्केट तेजी से बूम कर रहा है। हमारी इकोनॉमी की साइज, हमारी कनेक्टिविटी की जरूरतें, हमारी सिटीज के बीच में लार्जर डिस्टेंसेस, ये सब जो हैं हमें एक ग्लोबली एक बहुत तेज गति से बढ़ता हुआ एविएशन मार्केट बनाती हैं।
तो जब हम बात करते हैं ये जरूरतें कहां से पूरा करेंगे, तो अगर हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट बना लें तो स्वदेशी ही जो है हम ये जरूरतें पूरा कर सकते हैं। हालांकि ये जो बनाने के बारे में जॉइंट प्रोजेक्ट है वो हम स्मॉल एयरक्राफ्ट पर ही शुरू में काम करेंगे, उन्हीं को ही भारत में मैन्युफैक्चर करेंगे। और फिलहाल यह एमओयू ही है, इसके ग्राउंड पर आने में बहुत कुछ करना जरूरी होगा। अब पैसेंजर एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने में बहुत जो है वो डिफरेंस है। पैसेंजर एयरक्राफ्ट में जगह जगह पर आपको सिक्योरिटी या सेफ्टी के मेजर्स लेने होते हैं। इतना टाइट रेगुलेशन है क्योंकि स्काईज में पैसेंजर की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए सेफ्टी के तौर पर, उनके ऑडिट के तौर पर ये जो है या डिफरेंट डिफरेंट एवियोनिक्स बनाना, टेम्परेचर कंट्रोल रखना या किसी प्रकार के ग्लिचेज नहीं आए पैसेंजर एयरक्राफ्ट में, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या हार्ड टास्क है। टेक्नोलॉजिकली ये सुपीरियरिटी जो है वो ऐसा ही नहीं बन सकती। मिलिट्री एयरक्राफ्ट रिलेटिवली बहुत इजी है बनाना, इसलिए उसमें अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट में काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, चाहे वो इंजन्स हो चाहे वो अंदर की सुविधाएं हो। इसलिए जो है ये बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमने वो कैपेबिलिटी चाहे स्मॉल एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो धीरे धीरे अगर डेवलप कर ली तो हम लार्ज बॉडी एयरक्राफ्ट के जमाने में भी आगे बढ़ सकते हैं क्या, उसका भी दरवाजा भारत खटखटा सकता है। दूसरा फायदा यह होता है कि जब हम हमारी उड़ान उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम है, जो कि हमारी रीजनल कनेक्टिविटी को, ऐसे एयरपोर्ट जो कि या तो बिल्कुल वीरान पड़े थे या वहां पर जो है अब नए नए प्रदेशों में नई नई जो छोटी छोटी सिटीज हैं, टायर 2 टायर 3, इन सिटीज में भी कैसे जो है अपनी एयर ट्रेवल को और ज्यादा अकोमोडेट किया जाए, अफोर्डेबल बनाया जाए, एक्सेसिबल बनाया जाए, उसके ऊपर यह उड़ान स्कीम काम करती है। तो उड़ान स्कीम में जो हमें एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी वो हम कैसे पूरी करेंगे, तो हमारे लिए ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट अगर हम बना पाते हैं तो बहुत इजी काम हो जाएगा। जब भारत में बनाएंगे तो भारत में बना हुआ प्लेन रिलेटिवली जो है वो सस्ता होगा। कहा जा रहा है कि 200 करोड़ के आसपास जो है एक प्लेन बनेगा। तो जो कंपनीज उड़े देश का आम नागरिक यानी एयरक्राफ्ट या एविएशन सेक्टर की जो कंपनी जो कि उड़ान में लिस्टेड हैं, वो अगर मान लो ये सस्ता एयरक्राफ्ट खरीदेंगी, थोड़ा रिलेटिवली सस्ता, तो उनके जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो कम होंगे, लागत कम होगी, जिसकी वजह से टिकटिंग की प्राइस कम होगी। और भारत के ये जो सिटीज हैं, छोटे सिटीज, वहां पर कनेक्टिविटी को बल मिलेगा। जब कनेक्टिविटी को बल मिलेगा तो मोबिलिटी आसान होगी, लोग ट्रेवल फास्टर वो में कर पाएंगे, सिटीज का कंजेशन कम होगा और उसी के साथ जो है इकोनॉमिक पोटेंशियल बढ़ता है। कनेक्टिविटी किसी भी देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको ये भी एंगल जो है वो समझने की जरूरत है। तो अगर हम ये एयरक्राफ्ट अगर सक्सेसफुली इंडिया में मैन्युफैक्चर कर पाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, नंबर 1, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इकोसिस्टम है भारत में मजबूत हो सकता है। अगर हम स्मॉल बॉडी एयरक्राफ्ट बना सकते हैं पैसेंजर के, तो लार्ज बॉडी एयरक्राफ्ट की भी दुनिया में हम आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा, इनकी सर्विसेज करना, इनका मेंटेनेंस करना, इनके ऑपरेशंस को जो है सही तरीके से चलाना, ये भी इकोसिस्टम हम भारत में ग्रो कर सकते हैं और ये भी जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर काम करता है। आप ये भी कहें जो कनेक्टिविटी है उड़े देश के आम नागरिक से, वो कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, जहां पर कंपनी जो है वो लो कॉस्ट एयरक्राफ्ट के माध्यम से लो कॉस्ट पैसेंजर सर्विस दे सकती हैं। तो ये सारे वो कारण हैं जिसकी वजह से अभी जो डील हुई है या एमओयू साइन हुआ है HAL कंपनी के बीच में, यानी भारत और रशिया की कंपनीज के बीच में, वो भारत के लिए बहुत बड़ा मेक इन इंडिया के लिए एक तरह से मतलब स्टेप के तौर पर देखा जा रहा है। मिलिट्री में, चाहे वो मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हों, चाहे वो अन्य एयरक्राफ्ट हों, यहां पर भारत ने एक तरह से, हम इसकी मात्रा में अगर देखें तो तुलनात्मक रूप से हम काफी आगे हैं। और अगर यही प्रोसेस आगे चलती रही तो हम ऐसी जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं उसमें भी हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। एवरो जो प्रोजेक्ट हमने जिस पर काम किया था, जो कि 1960s में आर्मी की जो ट्रांसपोर्ट जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए, उसमें हमने चूंकि
टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए अवेलेबल कम थी, प्लस उसकी जो कॉस्ट आ रही थी वो बढ़ने लग गई थी, या फिर उसके लिए एक राइट अमाउंट ऑफ इकोसिस्टम हम उस जमाने में क्रिएट नहीं कर पाए। इसके लिए जो है हमें वो प्रोजेक्ट का फेल्योर करना पड़ा, उस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। लेकिन अब जो है धीरे धीरे भारत का टैलेंट अवेलेबिलिटी हो, भारत की इकोनॉमी की साइज हो, भारत में प्लेन्स के बारे में डिमांड हो, ये सब जिस हिसाब से बढ़ रही है, और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में भी हम जो टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, स्पेस पावर हम बनते जा रहे हैं, तो अब हमारे लिए वो अनुकूल माहौल है जिसकी वजह से ऐसा कर सकते हैं। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है पहले क्यों नहीं कर पाए, अब क्यों कर रहे हैं। तो इस तरीके का अगर आप पॉइंटेड आंसर देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड आंसर देते हैं, तो लगेगा उनको कि यस ही इज द राइट कैंडिडेट या सी इज द राइट कैंडिडेट फॉर अस, वी शुड सेलेक्ट हिम और हर। तो इसी तरीके से आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, यूट्यूब से जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और जो भी इंटरव्यू रिलेटेड आपको चीजें, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पर आपको 480 से ज्यादा टॉपिक्स अब तक जो हैं हमने कवर किए हैं और लिस्ट किए हुए हैं। ये टॉपिक देश की इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, लीगल मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड के सब हमने कवर किए हैं। आप उनको जो है वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। 2 1-on-1 के मॉक सेशन हमारे एप्लीकेशन पर जब ये प्रोग्राम आप खरीदते हैं, जिसकी वजह से आपकी तैयारियों को आंका जाता है, बॉडी लैंग्वेज हो चाहे कई अन्य मुद्दे, उसको भी आपको पॉलिश किया जाता है। इसमें जो 2 1-on-1 के सेशन होते हैं, इसमें आपके क्वेश्चंस के जवाब भी आपको दिए जाते हैं, जो कि एक बेहतर तरीके से आपकी इंटरव्यू की तैयारियों को और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाते हैं। YouTube चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इसी प्रकार के जो है नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे, टू द पॉइंट, जो भी हम बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आर्य जंक्शन स्टडीज की तरफ से आपका धन्यवाद। थैंक यू।